नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू, इससे पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल था उनको हम लोग देखने का प्रयास किए थे। और आप लोग ये देखे होंगे कि हम लोग लगभग फिजिक्स के 3 चैप्टरों को इससे पिछले वीडियो में कवर किए हैं, जिसमें आप लोग देखे होंगे प्रकाश के परावर्तन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हो गया और मानव नेत्र से जो संबंधित सवाल था आप लोग उनको इससे पिछले क्लास में देखने का प्रयास किए थे। इससे अभी हम लोग ऑफलाइन बैच में बाबू जो है आप लोगों को फिजिक्स में 3 लेसन पढ़ा करके उसके बाद हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ सवालों को अभी जैसे चैप्टर आपका पहला है क्लास 10 में जो फर्स्ट क्लास है आप लोग का, तो वो है हमारा क्या चीज जानते हैं आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो इनका भी हम लोग ऑफलाइन बैच में कर लिए थे कवर। और जो हमारा दूसरा लेसन है वो अभी अम्ल क्षार वाला है, तो वो भी हम अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग अभी फिजिक्स के 3 लेसन को देख लिए थे और हम क्या करते हैं कि अभी जो केमिस्ट्री का हम आप लोग को ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहे हैं उसमें जो पढ़ा दिए हैं आप लोग को पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका हम लोग अब सवाल देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। जो हमारा आज का जो चर्चा का विषय रहेगा बाबू, टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन बैच में इनको पढ़ चुके हैं तो इनके सवाल अब आप लोगों से बन जाएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग समझने का इसको प्रयास करते हैं कि आखिर क्या सब इसमें सवाल है। आप लोग देख सकते हैं इसको जो है सो बहुत ही अच्छा तरीका से बनाया गया है। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन को, और आप लोग इसमें से अधिकांश क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बच्चा को हम अपने से डिस्कशन कर देंगे तो बहुत ज्यादा उनको और अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बाबू हमारा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप लोग जानते होंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है बाबू एक प्रकार का ये गैसीय गैस है, एक प्रकार का धुआं है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे वायुमंडल में 78% क्या पाया जाता है बताइए, सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसका जो धुआं का रंग होता है जब ये जलता है, आप लोग जानते होंगे कि ये जैसे चिमनी हो गया, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर हम ले लिए हैं और इसमें आप देखेंगे कि अधिकांश जो उद्योग में फैक्ट्री होता है उन सब में से जो धुआं निकलता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही रहता है और ये बड़ा विषैली गैस होता है बाबू, है ना। तो इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इसके धुएं का रंग, मतलब ये जो इसका जो धुआं होगा कोई भी, अगर हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जलाएंगे तो ये कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा। तो आप लोग इसका रंग यहीं से देख सकते हैं कि इसका रंग कैसा होगा, भूरा होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है बताइए, तो आप लोग याद रख लीजिएगा भूरा। ये सब नहीं याद रखिएगा, ये नहीं कि लाल हरा पीला में से कोई मार देंगे। आप लोग याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, उसका रंग बताइए, भूरा होता है। ये गैस बहुत विषैली गैस होता है। इस गैस को आप लोग याद रखिएगा कि ये बहुत विषैली गैस होता है, उद्योगों से निकलता है और ये एक प्रकार का जहरीली गैस होता है बाबू, जो आप लोग जानते होइएगा कि एसिड वर्षा कराने में ये गैस जो है सो अति कर देता है। इसी गैस के कारण एसिड वर्षा भी हो जाते रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, उसके कारण भी एसिड वर्षा हो जाता है, एसिड रेन हो जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू कि चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे बाबू कि चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है हमारा C12H22O11 होता है। चीनी का सूत्र क्या होता है, जो हम लोग चीनी खाते हैं उसका सूत्र क्या होता है बताइए, C12H22O11। और आप लोग ये देख रहे हैं ये एक प्रकार का दूसरा चीज है, ये एसिटिक एसिड है ना। ये कौन सा हमारा अम्ल है, ये अम्ल नहीं है, ये एसिटिक एसिड है। आप लोग देख लीजिए CH3COOH, एसिटिक एसिड हम लोग इसको कहते हैं बाबू। ये सिरका में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है आप लोग जानते होंगे, एसिटिक एसिड है, ये सिरका में पाया जाता है। और C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है और ये मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल है। तो हमको चूंकि इसमें पूछ रहा है कि चीनी का सूत्र बताओ बाबू, तो चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा, C12H22O11। समझ रहे हैं कि नहीं, चीनी का सूत्र अगर आपसे पूछा जाएगा क्या होता है तो C12H22O11 होता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है बाबू कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड,
आप लोग सभी स्टूडेंट अपने घर में बैटरी देखे होइएगा बाबू, और बैटरी में एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर से जो है सो बना होता है। इसको सल्फ्यूरिक एसिड को बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर को एक और नाम से जाना जाता है गंधक अम्ल, है ना। गंधक अम्ल, गंधक जो है, सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका बहुत ही अच्छा सूत्र होता है H2SO4 हो जाता है, H2SO4। और हमारा ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र अगर आप लोगों से पूछा जाता है क्या होगा, तो H2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा है बाबू कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण आप लोग जानते हैं किसको हम लोग कहते हैं बाबू। ऑक्सीकरण का मतलब होता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा बाबू कि कौन सी अभिक्रिया पूछ रहा है, नहीं है इसमें कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो देखिए दहन बाबू, आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीजों का जलना उसमें ऑक्सीजन लगेगा ही। आप विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की क्रिया नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा कि दहन में ऑक्सीजन लगेगा ही, श्वसन में भी बाबू ऑक्सीजन लगता है, और भोजन का पचना में भी ऑक्सीजन लगता है। एक ही इसमें मात्र इसका हो जाएगा अवक्षेपण, यानी अवक्षेपण के लिए जो है सो अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवक्षेपण, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है। बाबू आप लोग क्लास में पढ़े होंगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है कि जिसमें क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, है ना, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके विलयन से हटा देने का काम करता है। जैसे देखिए जिंक बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, और उसके सामने में कॉपर जो होता है बाबू बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। तो क्या करेगा जिंक, इसको साइड करके ये उसके जगह पर चले जाता है। जैसे इसका हो जाएगा ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा बोलिए, Cu, है ना। तो जिंक जो है सो यहाँ इसको अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को साइड कर देता है। तो ऐसे वाला जो अभिक्रिया होगा उसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ आप इस अभिक्रिया को जरा देखिए कि Fe, और यहाँ क्या हुआ Fe, देखिए FeCO को साइड कर देगा, FeCO को साइड कर दिया है, और Cu साइड उधर निकल गया है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। समझे कि नहीं। विस्थापन मतलब क्या, विस्थापन का मतलब हो जाता है कि कोई भी जो कम अभिक्रियाशील तत्व है उसको हटा देना। समझ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा तो Cu बहुत कम अभिक्रियाशील तत्व होता है और Fe के सामने में, तो Fe उसको क्या कर देता है, हटा देता अपना, है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे कौन, विस्थापन अभिक्रिया है। या इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कर दीजिए, विस्थापन अभिक्रिया कर दीजिए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है बाबू कि समीकरण 2H2 + O2, समीकरण 2H2 + O2 और बनता है 2H2O, तो ये एक किस प्रकार का अभिक्रिया है बताइए जरा। इसमें आप लोग देखेंगे एक बात कि 2H2 यानी H2 और O2 मिल करके बना है जल का निर्माण होता है। और आप लोग जानते भी होइएगा कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जब आपस में अभिक्रिया करता है तो बाबू किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो जल, इसमें देखिए 2 चीज मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को बाबू संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है, संश्लेषण अभिक्रिया। ये भी आपको याद रखना है, संयोजन कहता भी और संश्लेषण कह देगा, ये सब नहीं होगा। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है बाबू कि एक किसी भी तत्व के बड़े अणु को टूटने से छोटे छोटे अणु का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। अवक्षेपण में अवक्षेप का निर्माण होता है, और उदासीनीकरण आप लोग जानते होइएगा कि अम्ल और भस्म की जब अभिक्रिया होता है बाबू तब उदासीनीकरण होता है ना। तो इसको नहीं आप लोग इसमें याद रखेंगे, इसका कौन अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है बताइए। ऑक्सीजन का योग जो है वो क्या कहलाएगा, कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुट गया है, समझ रहे कि नहीं। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुट गया है तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू क्या चीज, उपचयन।
अपचयन कहते हैं किसको? अपचयन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन निकल जाता है ना, तो उसको अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन जुट जाएगा उसको हम लोग उपचयन कहेंगे। संक्षारण भी बाबू एक प्रकार का होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा उपचयन, है ना। उपचयन को आप ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत है ना? किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा बताइए? ऑक्सीकरण कहलाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है बाबू कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, या टाइपिंग मिस्टेक हो गया बाबू, ह्रास होगा। ह्रास का मतलब हानि, है ना। क्या होगा? ह्रास होता है तो वो क्या कहलाता है? जब ह्रास का मतलब होता है बाबू निकलना, जैसे इससे पहले में आप लोग पढ़े कि ऑक्सीजन जुट जाएगा तब क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीजन जुटता है तो ऑक्सीकरण, है ना, और ऑक्सीजन जब निकल जाता है तब क्या कहलाएगा, तो वो अपचयन कहलाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अपचयन। ऑक्सीजन निकलने की प्रक्रिया को अपचयन और ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया को उपचयन कहते हैं। इसको हम लोग अवकरण अभिक्रिया, अवकरण भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? ऑक्सीकरण को हम लोग कहते हैं उपचयन और अवकरण को हम लोग कहते हैं अपचयन। समझने में कोई दिक्कत? आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा बाबू है Na2SO4 और दूसरा है BaCl2, और ये अभिक्रिया करके बना रहा है BaSO4। तो देखिए क्या है, एक मिनट, Na2SO4 और प्लस क्या बना है BaCl2, और ये दोनों अभिक्रिया करके बाबू हमारा निर्माण कर रहा है BaSO4 प्लस क्या चीज, NaCl कर रहा है। तो जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ Na2 है क्या, और Na के जगह पर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो इधर Cl वाला आया है। देखिए जरा गौर करके, यहाँ पर Na के जगह आया है Cl वाला, और BaCl के जगह पर देखिए इसके आया है SO4। देखिए कितना आसान है। और ये अभिक्रिया को बाबू हम लोग कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिक अपने आयनों का बाबू आपस में आदान प्रदान करता है ना। जब हम लोग गांव देहात में भी सुनते हुए कि हम अपना सामान किसी और को दे देते हैं और हमको जब जरूरत पड़ेगा तो हम उससे ले लेंगे, तो ये देखिए आपस में क्या किया, एक दूसरे से लेन देन कर लिया है, अदला बदली कर लिया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं बाबू द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो चीज देखिए विस्थापन हुआ है ना, और द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए ये बहुत फेमस अभिक्रिया होता है। तो ये आप लोग इनको याद रखिएगा, है ना, कि इसको हम लोग कहते हैं सोडियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और साधारण नमक का निर्माण होता है। समझने में कोई दिक्कत? आइए हम लोग आते हैं सवाल नंबर कितना पर, 10 पर। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, यह कौन सा अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया? जरा गौर कीजिए बाबू। Zn प्लस CuSO4, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अब ये अभिक्रिया क्या किया है, ये देखिए यहाँ से जरा गौर कीजिए। Zn क्या किया है, इस Cu को साइड कर दिया है, इस Cu को बगल कर दिया है, और उसी Cu के जगह खुद जाके स्थान ग्रहण कर लिया है, ZnSO4। हो गया कि नहीं? तो देखिए इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं बाबू क्या चीज, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक चीज को क्या किया गया है, विस्थापित कर दिया गया है, गरीब आदमी को अमीर आदमी के द्वारा हटा दिया गया है ना। ये अधिक अभिक्रियाशील होता है और ये कम अभिक्रियाशील होता है। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला कम अभिक्रियाशील को साइड कर दिया, अपने जाके वहां जगह ग्रहण कर लिया दोस्तों। तो इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे बताइए? विस्थापन। हाँ, यहाँ द्विविस्थापन दिया हुआ है तो ये तो होगा नहीं, द्विविस्थापन नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो चीज थोड़ी विस्थापित हो रहा है। इसमें दो चीज तो विस्थापित नहीं हो रहा, सिंगल चीज विस्थापित हो रहा है ना। इसको एकदम आप लोग सीख लीजिएगा। ये सब सवाल ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बनाए हैं अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में ये एकदम पूर्ववर्ती कक्षा में पूछा हुआ है ना। और ये सब जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बाबू, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में भी खूब पूछा जा रहा है। तो अभी से ही आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, और जब कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो इनको अपना पूरा क्लियर कर लीजिएगा, है ना। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट भरना। बाबू जब जैसे मान लीजिए जमीन में आप लोग गड्ढा खनन करके और इसमें साग सब्जी कुछ भी मान लीजिए जो कचरा उचरा होता है इसमें डाल के आप फिर इस तरह से मिट्टी भर दीजिएगा, है ना। और जब वो सड़ गल जाता है, खाद जब बन जाता है, अपने गांव देहात में इसको हम लोग गुआ कहते हैं, गुआ जब हो जाता है
तो उसको जब आप लोग निकालिएगा तो उसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकलता है, उष्मा निकलते रहता है। तो इसको हम लोग का क्या कहते हैं बताइए? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना क्या कहलाएगा बताइए? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद क्या निकलता है? उष्मा निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी। और उष्मा शोषी किसको कहेंगे बाबू? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की और जरूरत होती है ना? तो साग सब्जी का जब विघटित हो जाता है तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा निकलने का काम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत? आइए अगला सवाल पर। उपचयन वह क्रिया है, उपचयन वह क्रिया है जिसमें अभी हम उपचयन को बाबू साहब उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बाबू कि ऑक्सीजन जो है सो जुड़ जाएगा, O2 क्या होगा? जुड़ेगा। कोई भी चीज से ऑक्सीजन का जब संयोग हो जाता है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं या तो उपचयन या तो ऑक्सीकरण। इसका एक और परिभाषा होता है कि बाबू हाइड्रोजन निकल जाएगा इसमें से, किसी भी चीज में से हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है ना? तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग नहीं, हाँ ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का वियोग, हाँ तो हाइड्रोजन का वियोग भी होगा, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना? तो इसमें से इनका सभी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? उपचयन वह क्रिया है, ऑक्सीजन का योग भी हो जाएगा, हाइड्रोजन का वियोग भी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना? तो ये भी उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर सभी हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा वो भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा तब भी ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा तब भी ऑक्सीकरण। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो हम लोग बाबू सांस लेते हैं तो ये कैसी अभिक्रिया है बताइए? हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग हवा ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन जब अपने अंदर ले लेते हैं तो क्या होता है? हम लोग को ऊर्जा की अनुभूति होती है। हम अपने शरीर में क्या होता है कि ऊर्जा हम लोग पाते हैं। देखिएगा जब हम लोग बहुत अधिक दौड़ते हैं उस समय भी क्या होता है कि हम लोग जल्दी सांस लेने लगते हैं, और हम अपने शरीर को क्या करते हैं कि हमारा जो शरीर की कोशिका है इसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो जाती है उस समय, तो हम लोग एकदम देखिएगा हाँफने लगते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो श्वसन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं सर? ठीक है, ओके। आइए, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आइए, CuO+H2 और ये बन गया है Cu+H2O। ओह देखिए कितना अच्छा सवाल है ये। देखिए इसमें क्या हुआ है बाबू, इसमें से देखिए जरा गौर से, ये अभिक्रिया है हमारा CuO और +H2, CuO+H2, और ये क्या बना है इधर जरा बताइए? Cu+H2O, यही ना बना है। देखिए तो आप जरा गौर से देखिएगा, तो इसमें से क्या हुआ है? ऑक्सीजन निकल गया है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है, और इसमें हाइड्रोजन में जाकर के जुड़ गया है। जो अकेले था देखिए इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन नहीं था इसमें, तो उसमें ऑक्सीजन देखिए जाके उधर जुड़ गया है ना? अब इसमें क्या था कि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, इसमें जाके ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया है? जुड़ गया है, नहीं जुड़ गया है। तो इसमें दो बात हो गया है कि इसमें ऑक्सीजन निकला है एक साइड से, एक साइड जुड़ा भी जाके है ना? और यहाँ हाइड्रोजन देखिए जुड़ा भी है, इसमें नहीं जुड़ा है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं जिसमें क्या ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है ना? तो जो अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग हो जाता है ना? ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये देखिए इसका जो है, इसमें दोनों अभिक्रिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है? दोनों अभिक्रिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। रेडॉक्स मतलब उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ होती है ना? तो ये आप लोग याद रखेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉक्स हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा बाबू, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? Cu और +O2 बन गया है Cu, तो इसमें तो सीधा दिख रहा है कि कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है, तो कॉपर का क्या हो गया है? ऑक्सीकरण हो गया है। कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण नहीं, कॉपर का अवकरण कैसे होगा? कॉपर का अवकरण नहीं, कॉपर का नाइट्रेशन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। समझे कि नहीं? कॉपर का क्या हो गया है? ऑक्सीकरण। आइए
अगला सवाल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्या है CaCO3। देख जरा गौर कीजिए, CaCO3, और इसको जब हम लोग क्या किए हैं बाबू, ये टूट के क्या बना है CaO और प्लस CO2। ये बहुत ही अच्छा बाबू अभिक्रिया है, जरा इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये जो देख रहे हैं इसका 6 नाम होता है CaCO3 का। इसको आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट कह दीजिए, संगमरमर कह दीजिए, चूना पत्थर कह दीजिए, सब यही है एकदम CaCO3। अंडा का जो बाबू ऊपर वाला खोल होता है, ऊपर वाला कवच होता है, ये इसी चीज का बना होता है। और जब आप लोग इसको गर्म करिएगा तो कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया, यही ना पूछ रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या ये वियोजन अभिक्रिया है। देखिए इसमें एक बड़े चीज टूट करके दो नए चीज, छोटे छोटे चीज का निर्माण किया है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे बताइए, वियोजन, या इसको हम लोग एक, या ये भी कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया भी, अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं बताइए, अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 हो जाएगा, किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये एक अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? आइए हम लोग देखते हैं अगला। प्रकृति में ऑक्सीकरण का संतुलन, ऑक्सीकरण नहीं है बाबू, ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। मतलब इसका सवाल ये हुआ बाबू कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन कैसे, इसका जो स्तर है, आप लोग जानते होंगे कि हमारे वायुमंडल में 78% मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है। और इसके बाद जो दूसरा नंबर पर गैस होता है बाबू, वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा होता है 21% लगभग, है ना। तो इसका ये 21% कैसे बना रहता है ना। कौन सा अभिक्रिया या प्रक्रिया होता है जिसके कारण बना रहता है? इसका एकमात्र आंसर होता है बाबू प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, समझे। पेड़ पौधा जिस तरीका से बाबू भोजन बनाता है, जिस विधि के द्वारा भोजन बनाता है पेड़ पौधा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और वैसे आप लोग को बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा अच्छा से और बताया जाएगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा समझिए कि ये जो जीव जगत है ये बचा हुआ है, क्योंकि इसके द्वारा पेड़ पौधा को अपना भोजन प्राप्त होता है और वो हम लोग को ऑक्सीजन दे पाने का काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभिक्रिया CaO प्लस H2O और CaOH के होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो चीज मिल करके एक चीज का निर्माण हुआ है। इसका नाम सीधे हो जाएगा कथी? संयोजन अभिक्रिया, है ना। संयोजन यानी दो चीजों को जुड़ने से एक चीज का निर्माण हो जाए, दो छोटे छोटे पदार्थ को जुड़ने से एक बड़े पदार्थ का निर्माण हो जाए बाबू, तो उसको हम लोग कहेंगे संयोजन। या इसको एक और आप अभिक्रिया कह सकते हैं, संयोजन या क्या चीज? संश्लेषण अभिक्रिया कह सकते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कह सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल है बाबू कि ये ऐसा काय हो गया सर, ठीक है क्या? ओके, आइए हमारा सवाल है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का क्या अनुपात होता है। मतलब आप लोग सभी स्टूडेंट जल का सूत्र जानते होइएगा क्या होता है। जल का सूत्र होता है क्या चीज? H2O। तो इसमें आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन का अणु का कितना है? 1। तो 2:1 इसका आंसर हो गया, समझे कि नहीं? 2:1 हो गया। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है ना। तो सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर देखिए, आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर हम पिक्चर भी दे दिए। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है बताइए? पीला होता है, याद रखिएगा। हालांकि सिल्वर का जो रंग होता है बाबू चांदी, सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी। और चांदी कैसा होता है आप लोग सब आदमी जानते हुएगा, उजला या श्वेत होता है। लेकिन जैसे ही उसमें आयोडाइड लग जाता है, सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन जब इसमें मिल जाता है तो कैसा हो जाता है? देखिए इसका रंग पीला कलर का हो जाता है, हल्दी टाइप का, समझ रहे हैं ना। तो ये एकदम 20 क्वेश्चन था, यही ना था, यही तक था ना। फिर से हमारा स्टार्ट लगता हो गया है। तो कुल आज हमारा 21 क्वेश्चन का आज सेशन था बाबू। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि इसमें आप लोग इस क्वेश्चन सबको याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से आप लोग इन सवालों को देख सकते हैं, तो इनको एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।